नमस्कार साथियों। हमने लास्ट जो हमारा भूगोल का लेक्चर था उस पे हमने प्रायद्वीपीय भारत पर चर्चा की थी। वहाँ की जो नदियाँ हैं उन पर एक जानकारी ली थी। मैंने बताया था आपको कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं उस पर जो सवाल हैं वो ज़्यादातर सहायक नदियों पर पूछे जाते हैं या फिर उन नदियों पर पूछे जाते हैं जो भ्रंश घाटी में बह रही हैं या फिर लंबाई के अनुसार उनका क्रम वगैरह सेट करने के लिए आपसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए तो देखते हैं किस प्रकार से सवाल हमसे पूछे गए हैं। पहला सवाल यहाँ पर आप देख रहे हैं, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो ये सेंटेंस सही है बिल्कुल। कारण वह छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। ये भी सेंटेंस सही है। देखिए, पश्चिमी घाट की नदियाँ, ये समान सेंटेंस है। अगर इसमें ये बोल देता ना वो कि पश्चिम घाट से निकलने वाली सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। तो ए और आर सही है। आर ए की व्याख्या भी करता है, तो इसका जो है हमारा ए कथन वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस पर देखिए, जो ये नदियां हैं ये सभी पश्चिम की ओर बह रही हैं, सभी पश्चिम वाहिनी नदियों में। तो एक क्वेश्चन आपका तो यही तैयार हो जाता है कि पश्चिम की ओर कौन कौन नदियां बहती है। तो शरावती भी है उसमें, नर्मदा भी है, साबरमती भी है, माही भी है। ठीक है, में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। तो दो पर्वत श्रेणियों के बीच से कौन सी नदी बहती है। तो मैंने आपको बताया था, एक तरफ नर्मदा है, ये जा रही नर्मदा, और आपके उसके जस्ट नीचे से ताप्ती। तो दो श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को ज़रा पढ़िए। इसने पूछा है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। बड़ा ध्यान से शब्द पढ़िएगा। वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। देखिए, वो भ्रंश घाटी में ऑलरेडी बह रही है। ठीक है, डेल्टा का निर्माण नर्मदा नदी नहीं करती। तो ए कथन गलत हो जाएगा और आर जो है आपका सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि डेल्टा निर्माण के लिए कुछ स्थिति चाहिए कि एक तो नदी लंबे रूट से आ रही हो काफ़ी, और साथ में वो चट्टानों को काटती भी हो। तो नर्मदा नदी लंबी तो है, काफ़ी दूरी तय करती है, लेकिन ये भ्रंश घाटी में बहती है, तो अवसाद इसमें उतने नहीं आ पाते हैं जितना एक डेल्टा निर्माण के लिए आवश्यक है। तो ये अपने जो तट पर समुद्र पे जहाँ मिलती हैं वहाँ ये एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये सिंपल सवाल वन लाइनर पूछे जाते हैं ज़्यादातर, और इन्हीं को या तो वाक्य में दे दिया जाएगा। तो गोदावरी करती है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। कावेरी करती है, गोदावरी कावेरी का तो आपने नाम सुना होगा। महानदी का डेल्टा, ये भी फेमस है। कावेरी का डेल्टा, ये तो फेमस है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण ना करके ये एस्चुरी का निर्माण करती है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अब इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के आपके इस क्वेश्चन बुकलेट पे डाला है। कारण क्या है इसका, कि पहली बात तो देखिए गंगा डेल्टा बनाती है, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। ठीक है, स्वर्ण रेखा, इसका भी छोटा सा डेल्टा है, स्वर्ण रेखा का डेल्टा, तो ये भी नहीं आंसर हो सकता। अब आंसर आया नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा भी डेल्टा नहीं बनाती और ताप्ती भी डेल्टा नहीं बनाती। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो आपको मतलब देखना ये होगा कि दोनों अगर आंसर आपके सही आ रहे हैं, आप श्योर हैं, तो आप किसी एक को टिक जरूर कर दीजिए। इसमें नर्मदा आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक एग्जामिनर के व्यू से आप देखेंगे तो वो नर्मदा को सोचकर ही सवाल बना रहा होगा। ठीक है, ताप्ती उसने ध्यान नहीं दिया होगा, उसने ताप्ती रख दिया यहाँ पर, लेकिन नर्मदा आपको नर्मदा टिक करना चाहिए। आगे चलते, इधर देखिए सवाल ये कह रहा है, कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहने वाली कौन सी नदी है। तो कावेरी नहीं है, यमुना नहीं है, ताप्ती ये बिल्कुल बह सकती है, सोन
ये हमारी, और रिहंद, ठीक है। तो ये देखिए, पहली बात तो कावेरी, सोन और रिहंद, तो ये पहले आपको पता होना चाहिए सोन और रिहंद, ये सोन जो है गंगा की सहायक है और रिहंद जो है वो सोन की सहायक है, ठीक है। तो पहली बात तो ये भ्रंश घाटी से नहीं बहती सोन और रिहंद, तो ये आंसर हो नहीं सकता। आप अगर जब देखेंगे तो गंगा ऐसे आ रही होती हैं तो सोन अमरकंटक के ऊपरी भाग से निकल कर जाती हैं और गंगा में मिल जाती हैं, और इसके जो दक्षिणी पोर्शन है वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है और भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है, और सतपुड़ा के जस्ट दक्षिण में ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से बहती हुई जाती है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, यमुना आपकी हिमालय नदी है, तो हिमालय वाली जो नदी है वो भ्रंश घाटी से नहीं बहती हुई दिखती है, किसी भी का भी मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं दिखाया होगा, ठीक है। और कावेरी जो है वो साउथ की गंगा कहलाती है, ये भी सदा नीरा है, ये भी भ्रंश घाटी से नहीं बहती है। सोन गंगा की सहायक है, ये भी भ्रंश घाटी से नहीं बहती है। रिहंद सोन की सहायक है, ये भी आपके भ्रंश घाटी से नहीं बहती है, तो केवल यहाँ पर आंसर ताप्ती हो जाएगा। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से बहती है, तो आपको नाम याद रखना चाहिए, नर्मदा और ताप्ती, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियाँ, दो प्रमुख नदियाँ ये हैं। आगे चलते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मैंने कल आपको बताया था। देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्थल किस नदी के लिए उद्गम स्थल का काम करते हैं। तो गाविलगढ़ पहाड़ियों से, गाविलगढ़ पहाड़ियाँ ये तो आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि कावेरी नदी तो सतपुड़ा से निकलती ही नहीं है। अमरकंटक, अमरकंटक से आपकी नर्मदा और सोन नदी निकलती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सह्याद्री ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, तो आपको यहाँ पर ये चेक करना होगा कि सह्याद्री का क्या मतलब हुआ और ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, तो इसका सबसे सटीक आंसर क्या हो सकता है ये आपको समझना पड़ेगा। तो आपको ये एक बात बताओ, सह्याद्री जो है वो हम जो पश्चिमी घाट है उसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। आपका जो पश्चिमी घाट है उसको हम सह्याद्री भी जानते हैं, और जो हिमालय है उसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। तो ये नाम भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब निकलती तो पश्चिमी घाट से है, ये तो सही सेंटेंस है, लेकिन ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ भी दी हुई हैं, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के नज़दीक जो कावेरी ताल है, कावेरी ताल, वहाँ से इसका उद्गम होता है कावेरी नदी का। तो इसका आंसर जो है सटीक आंसर वो बी हो जाएगा। आंसर ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कावेरी नदी का विवाद चल रहा है, ठीक है। तो आपने अगर वो ध्यान से सुना होगा, मैंने जिन जिन राज्यों का नाम बताया था, तो आपको पता होगा कि किन किन राज्यों से कावेरी नदी गुजरती है। तो पहले आपको पता होना चाहिए केरल और तमिलनाडु, ये दो आंसर में होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं जो हमको पता है, उतनी जानकारी से आंसर कैसे निकलता है। तो गुजरात में तो कावेरी नदी का कोई मतलब नहीं, तो ये आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। मध्य प्रदेश में कोई मतलब नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हमें केवल दोनों में चेक करना है। कर्नाटक दोनों में है, तो इसका मतलब कर्नाटक से तो जाती ही जाती है पक्का, ठीक है। केरल है दोनों में, तो केरल से भी जाती है। केवल चेक करना आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के बीच में, कर्नाटक के बीच में और केरला के बीच में कावेरी नदी का जल विवाद है, तो तमिलनाडु से होकर जाती है, आंध्र प्रदेश से नहीं होती है। आंध्र प्रदेश से कृष्णा जाती है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो जाए इसलिए इस प्रकार का सवाल डाला गया कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। देखते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें बोला है किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण की गंगा, सेंटेंस पर थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। तो दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं गोदावरी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह बहुत लंबी है और गंगा के समान ही दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है, दक्षिण भारत की आपकी गोदावरी है।
तो दक्षिण भारत की गंगा, लेकिन इसने पूछा है दक्षिण की गंगा, तो पवित्रता के आधार पर कावेरी को दक्षिण की गंगा बोला जाता है। कृष्णा और नर्मदा तो आंसर ही नहीं हो सकता। ठीक है, जो भी कन्फ्यूजन होगी ए या सी पर होगी। ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। बस शब्दों पर विशेष ध्यान देने की हमको ज़रूरत है। इधर देख लेते हैं, ये क्रम पूछा गया है, नदियों की लंबाई के अनुसार उनका क्रम लगाना है। ठीक है, तो नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो इसमें पहले आप समझ लीजिए सबसे बड़ी नदी साउथ की कौन सी है। तो अगर गोदावरी का नाम आ रहा है तो ये और ये आंसर तो कट ही जाएगा। नर्मदा सबसे बड़ी नदी थोड़े ना, गोदावरी है ना वहाँ पर, तो या तो ये होगा और या ये होगा। ठीक है, अब फिर मैंने आपको बताया था कि नर्मदा जो है वो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी तंत्र है। ठीक है ना, लंबाई के अनुसार। तो नर्मदा इसके बाद नर्मदा आना चाहिए। महानदी का मैंने नाम लिया ही नहीं था, नर्मदा हो जाएगा। और महानदी फिर ताप्ती। मैंने इसके बाद इस पर थोड़ा लंबाई भी दे दी है, आप उस पर ज़रा एक नज़र डाल लीजिए। ये देखिए, गोदावरी है करीब 1450 किलोमीटर, नर्मदा नदी है 1312 किलोमीटर या 1300 किलोमीटर, महानदी 851 और ताप्ती नदी 724। तो ये आपको याद रखना है। नर्मदा और ताप्ती तो विशेषकर ये अगर जब मैचिंग आएगा तो ये ज़रूर मैच कराने के लिए पूछा जाएगा। ताप्ती नदी की लंबाई जो है वो 724 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से नदियों का घटता हुआ क्रम। सबसे लंबी पहले आएगी, फिर लास्ट में छोटी। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो पहले हम उसको छाट लें, गोदावरी। ठीक है, तो सबसे पहले तो 3 आना चाहिए, तो ये लीजिए इसका आंसर निकल आया। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आपको जितनी जानकारी हो उतना बस आंसर आपको पता होना चाहिए। और मैंने अभी आपको पढ़ाया, गोदावरी के बाद नर्मदा पढ़ाया और महानदी पढ़ाया नर्मदा के बाद, तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए तीसरे के बाद चौथा आएगा, चौथे के बाद पहला आएगा। ठीक, और कृष्णा नई नदी जुड़ गई है इसमें, तो कृष्णा जो है नर्मदा से भी बड़ी नदी है लंबाई के अनुसार में। ठीक है, तो लंबाई में बहुत अंतर नहीं है, गोदावरी 1465 है और कृष्णा नदी है वो 1400 किलोमीटर की है, नर्मदा 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। तो ये आप ज़रा याद रखिएगा कि किस तरीके से इसका क्रम आता है। जब भी क्रम की बात पूछी जाएगी तो उसमें नर्मदा और ताप्ती थोड़ा बहुत कोई दोनों में से कोई एक नदी दी होगी कन्फ्यूजन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने इसमें मैप डाला हुआ है, ये देखिए गोदावरी ये नदी आ रही है। ठीक है, गोदावरी की सहायक इंद्रावती, वेनगंगा, पेनगंगा, मंजरा। ठीक है, यहाँ कृष्णा की है, कृष्णा की सहायक भीमा, तुंगभद्रा और आपकी कावेरी, ये ठीक है ना, ये आपकी कावेरी है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो यहाँ पर नाम इसमें नहीं दिया है, इसमें घट प्रभा, मल प्रभा जैसी नदियाँ हैं वो इसमें शामिल हैं। आगे इसमें देखते हैं क्या पूछा गया हमसे सवाल। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है, तो भारत में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गंगा का है, उसके बाद आपका गोदावरी का है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। मतलब इन नदियों के सापेक्ष में आप देखेंगे तो गोदावरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, तो गोदावरी बेसिन है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया इसको। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी मैंने बताई आपको, गोदावरी इसका आंसर है। ठीक है, गोदावरी 1465 किलोमीटर है, ये लिख लीजिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो याद करने में। नर्मदा है 1312 किलोमीटर, कृष्णा है 1400 किलोमीटर
और महानदी आपकी पड़ जाती है करीब 840-50 के आसपास। बस इतना मोटा मोटा याद रखिएगा, बस इतना बहुत है। 5-6 नदियों का क्रम याद कर लीजिए, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, इतने में आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने प्रश्न देख लिए और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा टफ नहीं जाता है यूपीपीसीएस में। या किसी भी आयोग में देखें तो इससे ज़्यादा टफ नहीं जाता है। अगर इससे बहुत टफ जाता है सवाल तो आप निश्चिंत रहिए, आपसे भी गलत है तो सबसे भी गलत होगा। ऐसा नहीं होता कि आपसे नहीं बन रहा तो किसी और से बन रहा होगा। अगर आपने तैयारी जो है सही तरीके से की है तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर चांस इस बात के होंगे कि आपसे जो बन रहा है अगर जो आपसे नहीं बन रहा है वो और किसी से भी 90% विद्यार्थियों से वो उनके लिए भी टफ क्वेश्चन है, उनसे भी नहीं बन रहा होगा। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद जो भूगोल की अगली सीरीज मतलब पार्ट में बात करेंगे वो भारत में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं, फिर उसके बाद वनस्पतियों की बात करेंगे। फिर इन सब को पढ़ने के बाद फिर जो वन लाइनर डाटा वगैरह होता है जिसमें परिवहन ये सब जो चीज़ें होती है इन सबको समझेंगे। ठीक है, नमस्कार।